गरीब की बारिश। शहर की कच्ची बस्ती में एक गरीब मजदूर कालू रहा करता था। कालू के घर में उसकी पत्नी जानकी थी। जानकी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लेती थी और वहीं कालू किसी तरह मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कालू की मजदूरी बंद हो गई थी। अरे जानकी, इस बार तो बरसात ने हद ही कर दी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, बारिश का क्या है, 1 आध दिन में रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से काम शुरू हो जाएगा। अरे 3 दिन तो हो गए, बरसात तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम बंद हुआ है ना? मैं तो अभी भी लोगों के घर झाड़ू पोछा करने जाती ही हूँ। मेरे पगार से कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। अरे घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी, लेकिन ये जो छत टपक रही है इसका क्या करेंगे? ये बात तो आपकी सही है। हमारी झोपड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसके छप्पर में भी कई सारे छेद हो गए हैं। रात भर पानी टपकता रहता है। अरे मैं भी इसी बात से बहुत परेशान रहता हूँ। कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी झोपड़ी टूटकर बिखर ना जाए। राम राम राम, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है। अगर यही नहीं रही तो हम जाएंगे कहाँ? ठीक है जानकी, जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो कुछ पैसे बचाकर झोपड़ी के छप्पर की मरम्मत करवा लेंगे। शायद हमारी परेशानी कुछ कम हो जाए। ठीक है जी, अब ना ज्यादा परेशान मत हो। ये लो, खाना खा लो और सो जाओ। सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है। जानकी और कालू अपनी झोपड़ी में सो गए। रात को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश का पानी कालू की बस्ती में भरने लगा। पानी भरते भरते झोपड़ी के बाहर तक पहुंच गया था। सुबह के वक्त जब कालू और जानकी सोकर उठे, हे भगवान, ये क्या हो गया? बारिश का पानी तो हमारे घरों तक पहुंच चुका है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? रहने दो जानकी, तुम आज काम पर मत जाओ। ऐसे पानी से निकल कर जाओगी और बीमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं गई तो मालकिन लोग नाराज हो जाएंगे। आप जानते हैं ना, बड़ी मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी भी नहीं देती है। अरे लेकिन जानकी, झोपड़ी के बाहर तो पूरी बस्ती में पानी भरा है, तुम जाओगी कैसे? जानकी जैसे तैसे करके काम पर चली जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बस्ती में ज्यादा पानी भर जाता है। आज तो मैं तुम्हें किसी भी तरह काम पर नहीं जाने दूंगा। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो, आज नहीं जाती। अगर मालकिन नाराज हो गई तो मना लूंगी किसी तरह। अरे मनाने वाली क्या बात है? जब तुम बताओगी कि हमारी झोपड़ी में पानी भर गया है तो वो खुद ही समझ जाएंगे ना। अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की वजह से जानकी, कालू और आसपास की बस्ती में रहने वाले सभी लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जानकी काम पर नहीं जा पाती। और 3 दिन के बाद जैसे ही जानकी काम पर पहुंचती है, कहाँ थी तुम? पिछले 3 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई? मेम साहब, क्या बताऊं, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, हमारी पूरी बस्ती में पानी भर गया है और उससे भी ज्यादा तो मेरी झोपड़ी के अंदर पानी भर गया। आप ही बताइए कैसे आती मैं? इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होगी तो तुम काम पर नहीं आओगी? ना ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मेम साहब। तुम जानती भी हो 3 दिन से कितनी परेशानी हो रही है मुझे। सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन जी, पर मैं क्या करती, आने के लिए रास्ता ही नहीं था, सब जगह पानी भरा हुआ था। बहाने तो तुझे बहुत बनाने आते हैं। जानकी देख, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से हमेशा के लिए छुट्टी। अरे ना ना मालकिन, ऐसा मत कीजिए। बारिश की वजह से मेरे पति की मजदूरी भी छूट गई है। बड़ी मुश्किल से घर में 2 वक्त खाने की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। आप मुझे काम से निकाल देंगे तो हम क्या खाएंगे? अगर इतनी ही चिंता है तो फिर रोजाना काम पर आया करो। चलो अब जल्दी से जाकर घर का सारा काम करो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, लेकिन नौकरी जाने के डर से जानकी किसी तरह रोज काम पर जाती थी। एक दिन जब जानकी काम करके अपने घर लौट आई तो अचानक उसकी बस्ती में कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। अरे लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, पता तो कीजिए, ये बस्ती में लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? बाहर जाकर कालू ने एक आदमी से पूछा। अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे क्या बताए भैया, अपनी बस्ती के बाहर एक पुल टूट गया है और वहाँ पर एक कार फंसी है। थोड़ी देर में अगर किसी ने नहीं बचाया ना तो वो कार पानी में बह जाएगी। ये क्या कह रहे हो भैया, कार के अंदर कोई है क्या? हाँ, कोई औरत बैठी है, अकेली है, बहुत रो रही है बेचारी, मदद के लिए बुला रही है। अरे तो हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए ना। अरे लेकिन इसमें बहुत खतरा है, हमें अपने आप को बचाना चाहिए, पानी कभी भी हमारी बस्ती की तरफ आ सकता है। अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मैं तो जाकर उस औरत की मदद जरूर करूंगा। कालू उस जगह पर पहुंचता है जहां वो औरत कार में फंसी हुई थी। वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था और सारा पानी कालू की बस्ती की तरफ ही आ रहा था। कालू ने एक बड़ी सी रस्सी को पेड़ से बांध दिया और दूसरे सिरे को कार की तरफ फेंक दिया और उस औरत को रस्सी के सहारे बाहर आने के लिए कहा। तभी वहां जानकी भी दौड़ती हुई आई। अरे ये तो मेरी मालकिन है, जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ। अरे मैडम जी, आप डरिएगा मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी को भी मैंने रस्सी से बांध दिया है। थोड़ी देर में पानी का बहाव कम हो जाएगा, फिर हम आपकी कार को भी बाहर निकाल लेंगे। क्या तुम जानकी के पति हो? हाँ, जानकी मेरी ही पत्नी है, आपके यहाँ काम करती है ना। लेकिन मेम साहब, आप यहाँ पानी में कैसे फंस गई? अब क्या बताऊं, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी, वहीं से लौट रही थी। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मेरी गाड़ी फंस गई। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अब ना आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई थी, कब से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। भला हो तुम्हारा पति का जिसने मेरी जान बचा ली। लेकिन जानकी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इतने खराब मौसम और बाढ़ में भी तुम्हें काम पर आने के लिए कहा, नौकरी से निकालने की धमकी भी दी, और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बचाना तो हमारा धर्म था। देखो जानकी, तुम्हारी झोपड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आज तुम्हारे पति ने मेरी जान बचाई है और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए अपने घर में बैठकर बारिश का मजा लेना बहुत आसान है, लेकिन तुम गरीब लोगों के लिए बाढ़ और बारिश काफी परेशानी खड़ी कर देते हैं। ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। पूरे घर में मालती देवी का हुक्म चलता था। अपनी बड़ी बहू को वो टीवी के रिमोट की तरह कंट्रोल करती थी। चलो, देर हो रही है, 12 बजे से पहले लड़की वालों के यहाँ पहुँचना है। हाँ, चलती हूँ। मैं तो भगवान से बस ये दुआ कर रही हूँ कि जिस तरह मेरी बड़ी बहू मेरी मुट्ठी में है, उसी तरह मेरी छोटी बहू भी मेरे इशारे पे नाचे। अरे भगवान, भला इस घर में किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे खिलाफ जाने की हिमाकत करे। इस तरह मालती देवी अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती हैं। मालती की छोटी बहू फैशन डिजाइनर का कोर्स करके आई थी। उसका सपना था कि शादी के बाद वो अपना खुद का बुटीक खोले। एक दिन, क्या बात है छोटी, तू तो एक से बढ़कर एक डिजाइन बना लेती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी, आप चाहे तो मैं आपको भी सिखा सकती हूँ। हाँ, फिर हम दोनों मिलकर एक बुटीक खोल लेंगे। लेकिन दीदी, उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। हाँ तो क्या हुआ, पैसे माँ जी से ले लेंगे। हाँ, मेरे पास तो पैसों का पेड़ है ना, तोड़ के तुम दोनों को दे दूंगी। मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं तुम दोनों को एक ढेला भी नहीं देने वाली। बड़ी आई बुटीक खोलने वाली।
ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अरे अगर बुटीक खोलने का इतना ही शौक है तो अपने माँ बाप से पैसे क्यों नहीं मांग लेती? मेरे पैसों पर क्यों आंख गड़ाए बैठी हो तुम दोनों? इस तरह अपने इरादे स्पष्ट करके मालती देवी वहां से चली जाती है। अरे ये क्या दीदी, माँ जी तो साफ मुकर गई, अब हम क्या करेंगे? तू चिंता मत कर, बुटीक तो खुल के ही रहेगा। कहते हैं कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसे उंगली टेढ़ी करके निकालना चाहिए। माँ जी अपने आप को समझती क्या है? पूरी सोसाइटी जानती है कि माँ जी ने अपनी सास को घर से निकालकर उनकी दौलत पर कब्जा कर लिया है। हाँ दीदी, अब तो जैसे को तैसा करना पड़ेगा। फिर दोनों बहुएं मिलकर एक साजिश रचती हैं। एक दिन, अरे नालायक, जरा ठीक तरह से पैर दबा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। खाने पीने में तो कोई कसर नहीं छोड़ती। तभी वहां बड़ी बहू हाथ में एक फॉर्म लेकर आती है। माँ जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। सरकार सभी बुजुर्गों को हर महीने 10,000 रुपये पेंशन देने वाली है। अरे ये क्या कह रही है तू? क्या सच में मुझे हर महीने घर बैठे 10,000 रुपये मिलेंगे? हाँ माँ जी, दीदी सच कह रही है। कल टीवी न्यूज में इस बारे में बता रहे थे। बस आप ये फॉर्म पढ़ के इसे भर दीजिए और अपने दस्तखत कर दीजिए। मैं इन्हें ले जाकर जमा करवा देती हूँ। अरे नालायक, बड़ी कामचोर है तू। इस बुढ़ापे में कहाँ तुम मुझसे फार्म भरवा रही है? खुद ही भर ले, मैं दस्तखत कर देती हूँ। ठीक है माँ जी। फिर बड़ी बहू बड़ी चालाकी से फॉर्म के पन्नों के बीच प्रॉपर्टी के पेपर छिपा कर रख देती है और उन पर मालती देवी के दस्तखत करवा लेती है। कुछ दिनों के बाद मालती देवी अपने पति के साथ 2 दिनों के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाती है। दूसरी तरफ दोनों बहुएं पूरे घर पर अपना कब्जा कर लेती हैं। मालती देवी जब अपने रिश्तेदार के यहाँ से लौटती हैं, तब अपने कमरे में ताला लगा देख आग बबूला हो जाती है। अरे नालायको, मेरे कमरे में इतना बड़ा ताला किसने लगाया है? माँ जी, ये कमरा तो मैंने अपने बेटे रोहन को दे दिया है और आज से आप बाहर कोने में जो छोटा कमरा बना है ना, वहां रहेंगी। अच्छा, मैं उस सड़ेले कमरे में रहूंगी है? तेरी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? और मेरी इजाजत के बिना मेरा कमरा देने वाली तू होती कौन है? लगता है तू भूल गई, इस घर की मालकिन मैं हूं। तभी वहां छोटी बहू आती है। अरे माँ जी, आप इस घर की मालकिन नहीं है। अब इस घर की नई मालकिन हम दोनों बहुएं हैं। ये देखिए, इन प्रॉपर्टी के पेपर पर आप ही के दस्तखत है। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? दस्तखत करने से पहले एक बार ठीक से पढ़ तो लेती। अरे लेकिन मेरी बहुएं मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अरे तो इसमें कौन सी अचरज की बात है? तुमने भी तो अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया था। टूटा फूटा ही सही, शुक्र करो कि इन दोनों ने कम से कम हमें रहने के लिए कमरा तो दिया। तुमने तो अपनी सास को वो भी नहीं दिया था। आज समझ में आया, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो अपना सामान उठाओ और चलते हैं। सास बहू का लिव इन रिलेशन। नेहा खुले विचारों वाली लड़की थी। अरे नेहा, क्या दिन में सोती है? ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा, वहां तो काम करना पड़ेगा। काम जितना काम होगा कर लूंगी माँ, पर अगर कोई ये कहे कि सारा आराम छोड़कर सिर्फ काम ही करना है तो ना भी ना, मुझे नहीं करनी शादी। अरे कैसी बात कर रही हो? अच्छा चलो जाकर नहा लो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, फिर तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। नेहा कॉलेज के लिए निकल जाती है।
वो सोचने लगती है कि ससुराल में वो कैसे मैनेज करेगी। क्या हुआ नेहा, परेशान लग रही हो? अरे यार, तू तो मुझे जानती है ना, मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा लोग मानेंगे। यार, कहीं मेरी शादी ऐसे घर ना हो जाए जहां मेरी जिंदगी ही नरक हो जाए। अरे मैंने ना कल एक इंग्लिश फिल्म देखी थी, उसमें भी कुछ ऐसी ही समस्या थी हीरोइन की। अच्छा, तो फिर क्या किया उसने? उसने तो अपने होने वाले पति से साफ साफ कह दिया कि वो पहले उसके घर कुछ दिन तक बिना शादी के रह कर देखेगी, और अगर ठीक लगा तो ठीक, वरना तेरे मेरे रास्ते अलग। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही आइडिया दे रही है तू मुझे। चल, मैं तो चली। थैंक्स यार, तूने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये बोलकर नेहा खुशी खुशी वहां से निकल जाती है, लेकिन पीछे से उसकी सहेली कहती है, अरे नेहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। हे भगवान, पूरी बात सुने बिना ही चली गई। अरे वो तो विदेशी फिल्म थी, वहां सब चलता है, लेकिन ये तो भारत है, सभ्यता और संस्कारों वाला देश, जहां शादी से पहले लड़की को ससुराल में नहीं रखा जाता। खैर, नेहा मस्त होकर घर आती है। नेहा, कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और हाँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, आने दो आने दो, मैं तैयार हूं शादी के लिए। अगले दिन लड़के वाले आते हैं, जहां लड़का कहता है, मुझे अकेले में लड़की से कुछ पूछना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ नेहा, घर तो दिखा दो इन्हें। नेहा भी खुश हो जाती है कि उसे मौका मिल गया है लड़के से अपनी शर्त रखने का। देखो, मुझे ना शादी से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसी लड़की आए, तालमेल बना पाए कि नहीं मेरे परिवार से। मैंने कई घरों में रोज का क्लेश होते देखा है। तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी यही सोच रही थी कि भाई सास तो अच्छी होनी चाहिए, पति सपोर्ट करे ना करे, रहना तो पूरे दिन सास के साथ है। लेकिन मेरे पास ना इसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, कैसा आइडिया? क्यों ना शादी के पहले मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर आकर रह लूं, तुम लोग मुझे समझ लेना, मैं तुम लोगों को समझ लूंगी। ठीक लगा तो शादी, वरना टाटा बाय बाय। क्यों? लड़के को नेहा की बात में दम लगता है। वो घर के सभी लोगों के सामने नेहा की बात रखता है। अरे पागल हो गई है क्या? ये कैसी शर्त है? अरे शादी से पहले मैं क्यों तुझे किसी और के घर भेजूंगी रहने? अरे लड़की के ख्याल तो 20 साल आगे के हैं, इतनी भी खुले विचारों वाली लड़की नहीं चाहिए हमें। अरे माँ, क्या बुरा और गलत बोल रही है ये? रहना तो हम दोनों का है ना। कल को कोई परेशानी आई तो तुम सब तो ये बोलकर निकल जाओगे कि जिंदगी तुम लोगों को ही निभानी है। तुम लोगों को जो करना है करो। तब क्या करूंगा बताओ? सबके समझाने पर वो लोग मान जाते हैं। वाह, मैं 2-3 दिनों में पैकिंग कर लूंगी, तो आकर मुझे ले जाना। और नेहा पहुंच जाती है विशाल के घर। आओ आओ, ये रहा तुम्हारा कमरा। इस घर में तुम एज अ गेस्ट रहो, लेकिन माँ तुम्हें बहू की तरह ही ट्रीट करेंगी, और तुम भी उन्हें सास की तरह ही रखना। बस फिर क्या था, शुरू हो जाता है लिव इन सास बहू का ड्रामा। अरे चाय तो बना दे बहू। जी सासू माँ, अभी लाई। नेहा चाय लेकर आती है कि बस चाय लेकर आई हो, इसके साथ पकोड़े भी ले आती। लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि आपको चाय के साथ पकोड़े भी चाहिए। हाँ हाँ, अब तो पता चल गया ना। रात को खाना खाने के बाद नेहा किचन में खटर पटर कर रही होती है। क्या हो रहा है वहां नेहा? माँ जी, मैं ना रात को अदरक वाली चाय पीकर सोती हूँ, ये मेरी आदत है। अच्छा, तो जरा मेरे लिए भी बना देना। दोनों सास बहू रात को चाय पीती हैं। अगले दिन, नेहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरी साड़ी निकाल कर बेड पर रख दे। नेहा सास के लिए साड़ी निकाल कर रख देती है। वो देखती है कि उसके आने के बाद से सास ने घर का कोई भी काम करना छोड़ दिया है। यार मैं क्या करूं? ऐसा ससुराल तो मुझे नहीं चाहिए था जिसमें मैं ही सारा काम करूं। मैं तो ऐसा घर चाहती हूं जहां सास और बहू दोनों मिलकर किचन में काम करें। हे भगवान, रात को चाय पी ली, पेट में गैस बन गई,
अब तो चला भी नहीं जा रहा है। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो, क्योंकि वो ठीक रहेगी तभी तो मैं ठीक रहूंगी। दोनों समझ जाती हैं कि वो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अगले दिन, नेहा, जरा चाय तो ले आना। नेहा चाय के साथ चिला भी बनाकर ले आती है। सास खा पीकर सो जाती है। अगली सुबह, तेरी बुआ सास आ रही है, उसे मैंने तेरे बारे में बताया है। तभी वहां गंवार सी एक महिला आ जाती है। चलो यहां से निकलो, कुछ नहीं है खाने के लिए, जाओ। ए नेहा, तमीज से बात करो। ये मेरी ननद यानी आशीष की बुआ है। हाय रे दैया, इतनी आकड़ वाली लड़की! अरे यही है ना जो शादी से पहले ही आकर बस गई है यहाँ पर। बस नहीं गई हूं, बसना है या नहीं ये डिसाइड करने आई थी, लेकिन इन लोगों के रिश्तेदार इतने गंवार हैं तो मैं तो ना कर रही इस घर में शादी। अरे भाभी, अरे क्या कमी थी हमारे आशीष में जो आपने ऐसी लड़की की शर्तों को मान लिया? अरे वो तो आशीष के कहने पर मैं झुक गई, वरना ऐसी लड़की को तो मैं घर में घुसने भी ना दूं। ए हेलो, ऐसी लड़की कैसी लड़की? हाँ, बिना समझे बुझे शादी कर लूं? अब तो समझ गई ना कि हम लोग गांव के हैं। भाभी को खाट पर सोना और रिश्तेदारों का गांव से आना जाना तो लगा ही रहना है इस घर में। हाँ हाँ, मैं तो किसी मॉडर्न घर में शादी करूंगी। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। अपने घर में आकर नेहा कहती है, ना मां ना, लिव इन में रहकर देख लिया, ये गांव के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। खैर, नेहा की शादी एक मॉडर्न घर में हो जाती है, जहां सास कहती हैं, हे नेहा, मैं टेनिस खेलने जा रही हूं, आओ तो जूस बनाकर रखना, और हाँ, वॉलनट्स और ओट्स भी बना लेना। जी माँ। माँ मॉम बोलो डार्लिंग, माँ इज ओल्ड फैशन। बेचारी नेहा सर पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, ये सास तो सास ही होती है, गांव की हो या शहर की। गरीब की शादी। शशि की सौतेली माँ ने उसकी शादी की तो बड़े घर में, लेकिन पति कोई काम न करता। आप ससुर जी के साथ काम पर क्यों नहीं जाते? हाँ जाऊंगा, लेकिन कल से। आज जरा मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं। शशि के 2 बच्चे होते हैं, लेकिन रमेश का हाल वैसा का वैसा ही रहता है। एक दिन, सुनिए ना, बच्चा रो रहा है, इसके दूध के लिए पैसे नहीं है। अरे तो पिताजी से ले लो ना। क्यों? अगर आप में कमाने की क्षमता नहीं थी तो शादी क्यों की? तभी घर आई बड़ी ननद बोल पड़ती है, आहा, तुम्हारी माँ को साफ साफ कह दिया था कि लड़का ना कमाता है ना कभी कमाएगा। हम 4 बहनें हैं इसका ख्याल रखने के लिए, और पिताजी का इतना सारा पैसा, तुम्हें किस चीज की कमी रखी है? लेकिन थोड़े ही सालों में तकदीर बदल जाती है। शशि का ससुराल गरीब हो जाता है। सब बिकने के बाद शशि अपने पति, बच्चे और सास के साथ किराए के मकान में आ जाती है। मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ दीदी। अरे इतने बड़े घर की बहू थी शशि, तुम नौकरी करोगी? नहीं 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 नहीं। नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? बच्चों को भी तो पालना है ना। तभी शशि का भाई आ जाता है। शशि, ये ले राशन का सामान, किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो बताना। भाई, अब मैं नौकरी करूंगी। देख बहन, वैसे तो मैं तेरे साथ हूं, लेकिन हाँ, मैं ये भी चाहता हूं कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो जा। शशि को एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को संभालने की नौकरी मिल जाती है। एक दिन, शशि, मेरे स्कूल को अब तुम संभाल लो, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास जा रही हूं। लेकिन प्ले स्कूल अकेले मैंने कभी नहीं संभाला है। अब ये सब मैं नहीं जानती, इतने महीनों में तूने जो देखा बस पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे करना। शशि नीलम के जाने के बाद पूरे 1 महीने उसका स्कूल अकेले संभालती है, और फिर एक दिन आता है जब वो अपना खुद का स्कूल भी खोल लेती है।
वाह शशि, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारा यही आत्मविश्वास तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। नीलम, बहुत आगे जाने की चाह नहीं है, बस ये छोटा सा स्कूल मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा में मेरी मदद करे, यही मैं चाहती हूँ। शशि थोड़े थोड़े पैसों से ही अपना परिवार पाल रही थी। एक दिन उसके घर उसकी बड़ी ननद आती है। अरे भाभी, घर में कूलर तो लगा लेती, मेरी माँ को कैसे पंखे में लिटा रखा है। अरे तो शशि कौन सा एसी लगा कर सो रही है, वो भी तो यहीं रहती है ना मेरे पास। ज्यादा यहाँ आकर मेरी बहू को परेशान न किया करो। हाँ हाँ, मुझे भी शौक नहीं है इस छोटे से घर में आने का। मैं तो बस ये बोलने आई थी कि मेरे बेटे की शादी है तो ननिहाल का जो नेग होता है वो ले आना। हाँ हाँ, जितना बनेगा कर देंगे, और ना हुआ ना तो वो भी नहीं करेंगे। तभी शशि बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं माँ जी, रीटा घर की बेटी है, उसके ससुराल वाले उससे शादी पर पूछेंगे कि मायके से क्या मिला। रीटा, तुम मुझे सामान की लिस्ट भेज देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करे। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। शशि ये बोलकर किचन में चली जाती है। धीरे धीरे कर शशि किसी न किसी तरह अपनी सारी ननदों की डिमांड भी पूरी करती, बच्चों की ख्वाहिशें भी, और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती। एक दिन जब शशि का बेटा 12वीं पास करके आता है, माँ, अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अब कोई ना कोई नौकरी करके पढ़ाई भी साथ कर लिया करूंगा। शशि को लगता है कि बेटा और आगे पढ़ाई करे, लेकिन वक्त की मार के कारण वो बेटे को काम के लिए हाँ कर देती है। अब बेटा एक बैंक में चपरासी बन जाता है। लड़का देखने में तो बड़ा अच्छा है, अंग्रेजी भी पटर पटर बोलता है, फिर चपरासी क्यों? लड़का सारी बात मैनेजर को बता देता है। अच्छा, तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू यहाँ रहकर दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम सीख। अगर तू किसी एक का भी काम अच्छे से सीख गया तो मैं तुझे यहाँ टेबल चेयर में बैठने वाली नौकरी दे दूंगा। लेकिन एक दिन शशि की ननद उसे फोन करती है। अरे भाभी, देखो, मायका तो मेरा तुम लोगों से ही है। मैंने आपके बेटे और मेरे भतीजे प्रदीप के लिए यहाँ एक नौकरी देखी है, पूरे 5,000 मिलेंगे। वैसे करता ही क्या है, चपरासी ही तो है ना। कोई बात नहीं रीटा, मैं उसे इस शहर के बाहर नहीं भेजना चाहती हूँ, बाकी वो शाम को आएगा तो मैं पूछ लेती हूँ। वहीं प्रदीप मैनेजर की बात से खुश हो जाता है और मैनेजर के काम पर ही नजर रखने लगता है। वो उनकी तरह के पेपर पढ़ता, काम करता और आने वाले लोगों की बातें सुनता। एक दिन बैंक में ऑडिट वाले आते हैं। ये गलत है, पूरी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ए मैनेजर, क्या करते हो? बैंक के पैसों का हिसाब सही नहीं है। मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं। तभी प्रदीप वहां जाता है। अब क्या मैं ये बैलेंस शीट देख सकता हूँ? अरे बेटा, मजाक नहीं, जाओ पानी लेकर आओ एक गिलास। प्रदीप मैनेजर को पानी लाकर देता है और फिर ऑडिटर से कहता है, देखिए सर, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे बैलेंस शीट को आप लोग गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। ऐसा बोलकर प्रदीप एक एक कर सारे डाउट क्लियर कर देता है। अरे हाँ, ये तो पॉइंट हमने देखे ही नहीं थे। गुड, कौन है ये बच्चा? तभी मैनेजर बोल पड़ता है, अब हमारे यहाँ अकाउंट में नया आया है। ऑडिटर के जाने के बाद, वाह प्रदीप, आज तो तुमने मेरी नौकरी बचा ली। और आपने भी तो मेरी नई नौकरी लगा दी, अकाउंटेंट की। बस फिर क्या था, प्रदीप ने एक बार जो सफलता की सीढ़ी चढ़ी, बस चढ़ता ही चला जाता है। फिर एक दिन शशि की ननद, अरे भाभी, कैसी हो? घर को तो बड़ा ही सुंदर चमका रखा है। अरे बेटी, कैसे आना हुआ? तू तो इस छोटे से घर में आना भी नहीं चाहती थी, कोई खास काम है क्या? अब हाँ, वो माँ, मेरा जो मजला बेटा है ना, वो अकाउंट से पढ़ाई कर रहा है, तो प्रदीप से बोलकर उसकी भी कहीं अच्छी नौकरी लगा दो ना।
सास और शशि समझ जाते हैं कि कैसे पैसे आते ही लोगों के बात करने के तरीके से लेकर रिश्ते निभाने तक में बदलाव आ जाता है।